हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ब्रो में। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे जैक के द्वारा जो 2023 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको हम जानेंगे। तो ये जो मेरा है क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का है। क्लास ट्वेल्थ के कौन सा विषय का है? केमिस्ट्री का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे जैसे कि सामान्य निर्देश दिया गया है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी बीसीसी में जो है परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो बीसीसी में हमारा जो है परमाणुओं की संख्या 2 होती है। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। सीसीपी में भी परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो मेरा यहाँ पूछ रहा है बीसीसी यानी कि अंतः केंद्रीय घनीय कोशिका एकक कोष्ठिका, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिविमीय के वर्ग निबिड़ संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोला घेरा जाता है। तो कितना प्रतिशत गोला घेरा जाता है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 74% गोला घेरा जाता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन जो है कि तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है कि 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोलरता होगी। तो मोलरता इक्वल टू फॉर्मूला होता है। तो मोलरता इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरा मोलरता इक्वल टू WB बटे MB इंटू 100 बटे 1000 बटे विलियन मिलीलीटर में। तो मेरा मोलरता के तो WB का मान मेरा दिया हुआ है। तो WB का मान है मेरा 40 बटे MB का मान निकालना है। तो इसमें किसका कहता है 40 ग्राम NaOH का। तो NaOH का सबसे पहले हम मेरा आणविक सूत्र निकालेंगे। तो जैसे NaOH तो N जैसे सोडियम का हो जाता है मेरा 23, सोडियम का हो जाता है कितना 23 प्लस ऑक्सीजन का हो जाता है 16, 23 प्लस 16 प्लस 1। तो 23 और 16 कितना हो जाएगा, 23 और 16 हो जाएगा 39 और 1 40। यानी कि MB का मान जो हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा। MB का मान 40 इंटू 1000 बटे VmL का यानी कि मान जो है, यानी कि यहाँ किस में दिया है, यहाँ दिया है लीटर में दिया है। तो इसको मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर। तो इसमें कितना मिलीलीटर दिया है, तो 2 लीटर दिया है इसमें। तो यानी कि 2000। तो ये 40 कट जाएगा, 1000 2000 यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को जब 2 से 1 में भागा देंगे तो कितना बन जाएगा 0.5। तो यही मेरा 0.5 आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है मेरा तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा 0.5। तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा 0.5। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो इस क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि निकेल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का EMF निकाल दिया है। यानी निकेल और कॉपर का जो है EMF निकाल दिया। जैसे देखिए यहाँ निकेल का EMF है और यहाँ पे कॉपर का EMF है। निकेल के EMF का मान दिया हुआ है 0.25 वोल्ट और कॉपर के EMF का मान दिया है प्लस 0.34 वोल्ट। तो हमको निकालना, तो हमको
तो इसमें हमको निकालना क्या है, ईएमएफ। तो यहाँ पे मेरा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, यानी कि ईएमएफ इक्वल टू जैसे कि सिंपली भाषा में राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरा कितना है, तो ई जीरो इक्वल टू सी यू पर 2 बटे सी यू माइनस, और सी यू के बाद निकल है। अब ई जीरो इक्वल टू यानी कि एन आई पर 2 बटे एन आई। तो सी यू पर 2 का मान कितना दिया, तो सी यू पर 2 का मान दिया है 0.34 माइनस, और एन आई पर 2 का मान कितना दिया है 0.25। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 0.34 माइनस प्लस 0.25। तो मेरा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.59। तो देखते हैं ऑप्शन में 0.59 है या नहीं। तो देखते हैं ऑप्शन में 0.59 है या नहीं। हाँ, तो एक ए नंबर में है यहाँ पे मेरा 0.59। तो उसी तरह हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है हैबर विधि। कौन सा विधि, हैबर विधि का प्रयुक्त उत्प्रेरक है। हैबर विधि का प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, तो इसका होता है हैबर विधि का प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, तो इसका होता है मेरा हैबर विधि, तो इसका होता है FeMO। तो इसका पहला उत्पादक हो जाएगा मेरा Fe। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या, Fe। आंसर क्या हो जाएगा, Fe। तो चलिए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा है कि छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहे का अयस्क है। इतना आसान क्वेश्चन है कि लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क कैसा होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट का जो होता है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया जैसे हेमेटाइट दिया है, केसीटेराइट दिया है, डोलोमाइट दिया है, बॉक्साइट दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है उत्प्रेरक के कारण क्या बदलता है। तो उत्प्रेरण का कारण क्या बदलता है, उत्प्रेरक के कारण गिब्स ऊर्जा नहीं बदलता है, इंथैल्पी भी नहीं बदलता है, संतुलन नियतांक भी नहीं बदलता है। तो उत्प्रेरक के कारण क्या बदलता है, सक्रियण ऊर्जा बदलता है। तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ताप पर कौन निर्भर रहता है। तो ताप पे कौन मेरा निर्भर रहता है, तो ताप पे मेरा मोलरता निर्भर नहीं, ताप में मेरा मोलरता निर्भर नहीं करता है, नॉर्मलता निर्भर नहीं करता है, फॉर्मलता निर्भर नहीं करता है। तो ताप में मेरा कौन निर्भर करता है, तो ताप पे मेरा मोलरता निर्भर करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैद्युत अपघट्ट विलयन के मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, यानी कि वैद्युत अपघट्ट विलयन में मोलरता चालक में वृद्धि होती है। मोलरता चालक में वृद्धि कब होती है, जब उसका तनुता में वृद्धि होती है, तो मोलरता चालक में भी वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है मेरा कि N2O5 में नाइट्रोजन का सहसंयोजकता क्या है। N2O5 में नाइट्रोजन का सहसंयोजकता क्या है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि N2O5, तो N2 हो गया, O5 एक O 2 3 4, तो O5 एक O 2 3 4 हो गया। अब 5वां O, ई दोनों को बीच में लग जाएगा, ये 5, ई डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ई जो होगा मेरा प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ई माइनस होगा, और ई भी मेरा माइनस होगा। तो अब इसमें कहता है N2O5 में नाइट्रोजन का उप सहसंयोजकता, इसकी जो उप सहसंयोजकता है कितनी होगी। तो इसका उप सहसंयोजकता कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए एक, इसका एक हुआ ये एक उप सहसंयोजकता। अब उसके बाद है इसका दूसरा उप सहसंयोजकता दिखाते हैं।
एक हुआ ई, दूसरा हुआ ई, तीसरा और ये चौथा, यानी एक एन में यानी कि नाइट्रोजन का एक एन का नाइट्रोजन का उपसंयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। उसी तरह इसमें भी देख लीजिएगा 1 2 3 4 एक उप सहसंयोजक में एक नाइट्रोजन का सहसंयोजकता कितनी होती है? तो सहसंयोजकता होती है इसका 4। तो देखते हैं 4 है ऑप्शन में, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में है उप सहसंयोजकता 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो मेरा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अयस्क रंगीन यौगिक बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क रंगीन यौगिक बनाता है? तो रंगीन यौगिक तो कौन बनाता है? तो रंगीन यौगिक तो बनाता है, जैसे कि इसको हम हल कर लेते हैं। जैसे स्केडियम का होता है मेरा 21, स्केडियम का होता है 21, तो 21 होता है, तो इसका 4s2 और 3d1 होता है, तो इसका d बराबर यानी कि 0 हो जाएगा, ये नहीं जुटेगा। तो और mn का होता है 25, तो mn का 25 होता है, तो 4s2 और 3d 5, इसका d इक्वल 3d 5 हो गया और इसका d इक्वल टू 0 हो गया। और इसमें जिंक का देखते हैं, तो Zn का होता है 30, Zn का होता है 30, तो 4s2 3d 10, तो d इक्वल टू कितना हुआ? 10। और फिर टाइटेनियम Ti का देखते हैं, तो Ti का कितना होता है? Ti का होता है 22, तो 22 होता है, तो 4s2 और 3d 2, तो d इक्वल टू 0, इसका भी d इक्वल टू 0, इसका d इक्वल टू 10, इसका d इक्वल टू 0, यानी कि इसका हुआ इसका हो गया d इक्वल टू 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्लस। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? Mn यानी कि मैग्नीज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि M पर प्लस आयन Z बराबर 27 का चुंबकीय आघूर्ण है। Z बराबर 27 का चुंबकीय आघूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.87 bm, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.87 bm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले फास्फोरस का ऑक्सी अम्लन को पहचानिए, यानी कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले फास्फोरस के ऑक्सीकरण अम्लन को पहचानना है इसमें। तो इसमें हो जाएगा H3PO3, पहला क्या है? H3PO3, दूसरा है H3PO2, तीसरा है H3PO4 और H4P2O6, यानी कि इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं आपको। जैसे कि पहले हम क्वेश्चन को बना लेते, तो 3 का 2 गुना 3 दूनी 6, 6 में 3 गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा +3। अब इसका 2 दूनी 4, 4 में 3 गया 1 +1, अब इसका आंसर हो गया। और इसका हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में 3 गया +5, और इसका हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में 4 गया 8 प्लस 6 दूनी 12, 12 में 4 गया +8, 12 में 4 गया 8, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या करा? ऑक्सीकरण अवस्था जो +5 ऑक्सीकरण होना चाहिए, तो +5 ऑक्सीकरण किसका हुआ? तो ये हो गया मेरा H3PO4 का, तो मेरा आंसर हो जाएगा H3PO4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है वायु की अधिकता के अयस्क के गलनांक नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। कौन सा प्रक्रिया कहते हैं? भर्जन। तो मेरा 14 का बी हो गया सही। अब उसके बाद मेरा है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा लिगेंड का चिलेट बनता है? किसका चिलेट बनता है? तो आंसर हो जाएगा इसका मेरा बी, ऑक्सोलेट का चिलेट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि PTNH3 पर हॉल क्यू Cl2Br Cl में हेलेटाइट आयन की संख्या है,
तो इसका हेलेटाइट आयन की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा आंसर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है कि 17वां क्वेश्चन मेरा क्या है, 2CH3Br + 2Na के अभिक्रिया कराएंगे तो CH3 2NaBr यह अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कौन सा है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। इस अभिक्रिया को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि CH3CH2Br को KOH एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो CH2Br प्लस KOH है। जब इसका एक H को हटाएंगे और ये Br को हटाएंगे तो KOH टूट कर क्या हो जाएगा, 1 + 1 माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा, CH3 का एक H हटा तो CH2 और इसका CH3 और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे कौन सा बंद हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में वेस्ट प्रोडक्ट में निकल गया KBr प्लस H2O। तो मेरा इस तरह का यौगिक देखते हैं कहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 1 नंबर 18 का A। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है, 19 नंबर मेरा बोलता है क्या, ब्यूटेन टू ऑल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ब्यूटेन टू ऑल है। तो ब्यूटेन टू ऑल क्या है, ब्यूटेन टू ऑल है। तो ब्यूटेन टू ऑल क्या है, तो इसका ऑप्शन है पहला 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 4 डिग्री अल्कोहल। तो पहले ब्यूटेन टू ऑल लिखते हैं। तो ब्यूटेन टू ऑल CH3CH2CH2CH3 ये हो जाएगा मेरा ब्यूटेन टू ऑल। 2 पे और बोलता है तो 2 ऑल इसको कर देते हैं। ब्यूटेन टू ऑल में ब्यूटेन टू ऑल है। तो ब्यूटेन टू ऑल क्या कितना डिग्री से जुड़ा है, तो देख लीजिए ये जुड़ा है, ये OH जो है कितना डिग्री से जुड़ा है, तो OH कितना डिग्री से जुड़ा है, 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी OH कितना डिग्री से जुड़ा है, तो 2 डिग्री से। तो मेरा इसमें आंसर हो जाएगा कितना, 2 डिग्री वाले एल्कोहल, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है C2H5OH जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने 443 केल्विन ताप पर जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। यहाँ A है, तो यहाँ A है तो क्या बनेगा, जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो मेरा जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा मेरा A नंबर, C2CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसे प्राप्त होगा, जैसे कि इसका एक H हटेगा तो इसका एक H हटेगा तो क्या बचेगा, तो इसका ये बचेगा C2H4 यानी कि कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो इसको जब तोड़ेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में टूटेगा, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो गया। अब उसके बाद है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन धातु का परिशोधन करने की विधि है। धातु का परिशोधन करने की कौन सा विधि है, तो धातु का परिशोधन करने की कौन सी विधि है, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा प्रगलन। कौन सी विधि है, प्रगलन विधि से धातु का हम परिशोधन करेंगे। तो मेरा दोस्तों 21 नंबर छूट गया था, तो चलिए अब हम 21 नंबर को बनाते हैं। तो 21 नंबर में मेरा क्या कहता है कि CH3CHO और 2H
जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3CH2OH यानी इथेन वनॉल, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि रेडियोधर्मी विघटन का एक उदाहरण है। रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है। रेडियोधर्मी विघटन किसका उदाहरण है, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक जो है Zn/2+ ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। तो 24 का आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व है तो हम लोग पहले से ही जानते हैं डी ब्लॉक जो है हमारा संक्रमण तत्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि CH3CH2 को I प्लस KCN यानी कि इसका हो जाएगा मेरा, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये जो है मेरा KCN ये मेरा टूट जाएगा, K पर प्लस CN पर माइनस। तो माइनस वाला I हटाकर I हटकर CN यहाँ पे चला आएगा। तो मेरा इसका हो जाएगा CH3CH2CN। अब देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा इसमें है CH3CH2NC और मेरा क्या था CN। पहला में है NC और दूसरा आप देखते हैं तो CH3CH2CN यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, यानी 26 का हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन यानी जल योजन करने पर प्राप्त होता है। यानी कि H2SO4 का जो हाइड्रोशन यानी H2 जल योजन करने पर प्राप्त होता है। तो इसको हम बनाएंगे। तो जैसे है मेरा CH, पहले क्या है प्रोपीन यानी कि प्रोपीन पहले बनाएंगे, CH3CH2CH3 और यहाँ पे प्रोप 1 इन कर दिया, प्रोपीन हो गया। अब इसका जल योजन करेंगे यानी H2O का जल योजन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये अभिक्रिया करके डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो क्या बनेगा मेरा, तो इसका एक H हट जाएगा, इसका एक H हट जाएगा तो CH2CH और यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे एक का बंद होगा, ये कुछ है तो CH2 और यहाँ पे कहाँ से हटा है 2 बूंद, एक यहाँ से हटा है एक यहाँ से हटा है। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा H2O यानी कि H पर प्लस और OH पर माइनस। तो H पर प्लस यहाँ पे OH पे यानी कम कार्बन वाले के पास जुट जाएगा मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार। तो OH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये मेरा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3, ये 3 है, CH3CHOH और ये हो जाएगा CH3। तो इसका देखते हैं आंसर कहाँ पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। CH के पास यानी ये जो ब्रैकेट में डाला है इससे जुटा हुआ है CH3। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 28 बोलता है कि 2C5H5CHO को अभिक्रिया कराएंगे तो C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH होगा। तो यह रिएक्शन है, यानी कि यह अभिक्रिया क्या है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कैनी-जारो अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो कैनी-जारो अभिक्रिया।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है CH3NH2 में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण है। तो नाइट्रोजन परमाणु का संकरण इसमें क्या होगा, क्या है, CH3NH2। तो इसको हम बनाते हैं। तो CH3NH2 इसमें किसका कहता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, तो ये 2 बन से CH3 एक H CH3NH2, तो इससे एक कार्बन जुड़ जाएगा CH3, यानी कि इसमें कितना लोन पेयर हो जाएगा, इसमें 2 लोन पेयर हो जाएगा, इसमें 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो ये जो है कितना डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है, तो जैसे कि 1 हो गया मेरा लोन पेयर और 3 मेरा हो गया सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा हो गया और एक लोन पेयर हो गया, तो मेरा टोटल हो गया 4। तो 4 के लिए क्या होता है 1s और sp3। तो sp3 यानी कि कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3। तो sp3 है इसमें, देखते हैं इसमें sp3। तो इसमें 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 3 sp3। अब उसके बाद है कि 1 डिग्री एसिड एमाइड को किस अभिक्रिया के द्वारा एमीन में बदला जाता है। 1 डिग्री एसिड एमाइड को किस विधि द्वारा एमीन में बदला जाता है। तो किस विधि द्वारा एमीन में बदला जाता है, तो इसका हो जाएगा मेरा, पहले क्या कहता है 1 डिग्री एसिड एमाइड पहले लिखते हैं, एसिड एमाइड ACH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये हुआ एमाइड को हम एमीन में बदलेंगे, एमीन में बदलेंगे या CH3NH2 में बदलेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा, हाफमान रिएक्शन हो जाएगा। तो मेरा 71 का आंसर क्या हो जाएगा, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन 71, यानी कि मेरा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि नाइट्रस अम्ल के साथ मिथाइल एमीन की अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकलता है। नाइट्रस अम्ल के साथ मिथाइल एमीन के अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकलता है। तो कौन सा गैस निकलता है, तो इसमें N2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, तो N2 गैस निकलता है, यानी 31 का आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है सुक्रोज की जल अपघटन में क्या उत्पाद बनते हैं। तो सुक्रोज का जब जलीय अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखते हैं कहाँ पे है, तो ए नंबर में, तो इसका ए नंबर में आंसर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि 32 का आंसर हो जाएगा मेरा डी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब क्वेश्चन नंबर 33 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। कौन सा रूप में जमा रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। अब मेरा जो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक दवा जो मलेरिया के इलाज के लिए असरदार है। मलेरिया के इलाज के लिए कौन सा दवा का उपयोग किया जाता है, तो क्विनाइन का दवाई का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के लिए क्विनाइन का उपयोग होता है। तो अब आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि बेकेलाइट एक उदाहरण है। तो बेकेलाइट का उदाहरण क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि 35 का क्वेश्चन नंबर का 35 का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर डी। तो इस तरह जो है हमारा केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव था टोटल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा बनाया हुआ वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।